हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव का प्रोपगेशन डिस्कस करेंगे इन अ लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, यूनिफॉर्म प्लेन वेव की जनरल इक्वेशन और उस प्लेन वेव के लिए फ्री स्पेस में प्रोपगेशन कंडीशन एज वेल एज परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में यूनिफॉर्म प्लेन वेव का जो प्रोपगेशन है उसको हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज का वीडियो देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जो कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव पे बेस्ड हैं उन्हें ज़रूर से देखें ताकि आप इसे समझ सकें। और हम आज इस क्लास में किस तरीके से एक लॉसी डाइलेक्ट्रिक में वेव प्रोपगेशन के साथ उसके डिफरेंट पैरामीटर्स मॉडिफाई होते हैं और उससे जुड़े हुए सभी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम डिराइव करेंगे वन बाय वन। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने जब यूनिफॉर्म प्लेन वेव को एक जनरलाइज्ड मीडियम में वेव प्रोपगेशन की इक्वेशन निकाली थी तो उसमें हमने डेल स्क्वायर ई एस, ये जो स्मॉल एस है ये बताता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साइनसोइडल वेरिएशन के साथ चेंज हो रहे हैं टाइम और डिस्टेंस के साथ। दिस एस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर अ साइनसोइडल वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस गामा स्क्वायर ई एस इक्वल्स टू 0। ये हमारी जनरल वेव इक्वेशन हुई थी जिसमें हमने गामा स्क्वायर इक्वल्स टू जे ओमेगा म्यू रो प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये हमने डिराइव किया था। ठीक है, और जब हमने इसी ये गामा स्क्वायर जो है ये प्रोपगेशन कांस्टेंट है जो वेव का पर्टिकुलर मीडियम में प्रोपगेशन किस तरीके से मूव ऑन करेगा उसको रिप्रेजेंट करता है। और गामा का जनरल रिप्रेजेंटेशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अल्फा प्लस जे बीटा से किया जाता है। अल्फा जो है वो अटेन्यूएशन कांस्टेंट है जो कि लॉस पर मीटर को रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे वेव ट्रेवल करेगी तो कितना लॉस रहेगा। बीटा जो है वो फेज कांस्टेंट है रेडियन पर मीटर में। ओके, अल्फा को रिप्रेजेंट किया जाता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट में विद यूनिट नेपर पर मीटर या डीबी पर मीटर में, और बीटा जो है वो फेज कांस्टेंट है विद द यूनिट रेडियन पर मीटर। ओके, तो हमारा जो पैटर्न ऑफ स्टडी रहा है किसी भी मीडियम में वेव प्रोपगेशन में, उसमें हम पर्टिकुलर मीडियम में पहले प्रोपगेशन कांस्टेंट को जनरलाइज लिखते हैं, उस जनरलाइज टर्म से हम अटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, एज वेल एज किस तरीके से इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम किस तरीके से उस पर्टिकुलर मीडियम में डिफाइन होगी उसको भी हम स्टडी करते हैं। और अगर कोई एक पर्टिकुलर फिनोमिना उस पर्टिकुलर मटेरियल से एसोसिएटेड है तो उसे भी हमें डिस्कस करना होगा। इन द केस ऑफ फ्री स्पेस और परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक वी हैव कंक्लूडेड दैट अल्फा विल बी 0 बिकॉज कंडक्टिविटी was 0 and beta was concluded as omega under root mu e, as well as neta was concluded as under root mu by e। म्यू परमेबिलिटी है, ई परमिटिविटी है मीडियम की। तो ये हमने पिछले अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। अब अगर हमारा मीडियम है वो एक लॉसी डाइलेक्ट्रिक अगर मटेरियल है, ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये कि जो आपकी कंडक्टिविटी है वो 0 नहीं है। ओके, और उसमें कुछ डिग्री ऑफ कंडक्शन जो है वो पॉसिबल है और ये कंडक्शन कुछ लॉस भी क्रिएट कर रहा है एज द वेव मूव्स ऑन इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे इस केस में जब आपका रो 0 नहीं है तब आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? गामा स्क्वायर विल बी जे ओमेगा म्यू। ओके, और यहाँ से मैं जे ओमेगा एप्सिलॉन को कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस रो बाय जे ओमेगा एप्सिलॉन। ओके, इस तरीके से मैंने इसे लिखा। तो आप इसे लिख सकते हैं गामा स्क्वायर विल बी जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस जे। ओके, अगर मैं जे को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मूव करूँ तो इट विल बी माइनस जे रो बाय ओमेगा एप्सिलॉन।
ओके, इस तरीके से। अब अगर आप प्रोपगेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करें, गामा स्क्वायर अगर ये है तो गामा क्या होगा, इसका अंडर रूट, दैट विल बिकम जे ओमेगा अंडर रूट म्यू ई। इस जो एक्सटर्नल ये जो टर्म है मैंने उसका अंडर रूट ले लिया, जे ओमेगा अंडर रूट म्यू ई, इसे मैंने लिख दिया 1 माइनस जे रो बाय ओमेगा ई एप्सिलॉन, ओमेगा एप्सिलॉन रेज टू पावर हाफ। ओके, अब अगर आप इसे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन का जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस एन एक्स, इस तरह से जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप गामा को लिख सकते हैं, गामा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ अप्रॉक्सीमेशन टर्म एज जे ओमेगा अंडर रूट म्यू ई, एंड दिस विल 1 माइनस हाफ जे रो बाय ओमेगा एप्सिलॉन। ओके, और इस तरह की आगे की जो टर्म्स हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज रो इज नॉट वेरी हाई इन अ लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये जो कंडक्टिविटी है ये लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में बहुत हाई वैल्यू की नहीं है, बट ज़ीरो भी नहीं है, इट डज एग्जिस्ट एंड इट ऑल्सो जनरेट सम लॉसेज इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सो फर्दर टर्म्स कैन बी इग्नोर्ड, और अगर हम उसे इग्नोर करें तो गामा कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज जे ओमेगा अंडर रूट म्यू ई 1 माइनस हाफ जे रो बाय ओमेगा एप्सिलॉन। ओके, इसे जब आप अप्रॉक्सीमेशन को जब आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो दिस विल बिकम जे ओमेगा अंडर रूट म्यू ई, एंड दिस विल बी प्लस माइनस जे स्क्वायर विल बी प्लस ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन रो बाय ओमेगा एप्सिलॉन। ओके, इसे जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ भी था, हाफ भी चलेगा, तो गामा विल बी अप्रॉक्सीमेटेड एज जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन प्लस रो बाय 2 अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन। अब अगर आप इसे देखें कि गामा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल नंबर अटेन्यूएशन कांस्टेंट है, और इमेजिनरी जो पार्ट है वो अगर आप फेज कांस्टेंट से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, अगर आप इसे गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा से कंपेयर करेंगे तो इट गिव्स यू कैन रीराइट गामा इक्वल्स टू रो बाय 2 एप्सिलॉन म्यू बाय एप्सिलॉन प्लस जे ओमेगा अंडर रूट म्यू बाय म्यू इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इससे कंक्लूजन क्या आता है, अल्फा विल बी रो बाय 2 अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन, एज वेल एज बीटा विल बी ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ओके, तो ये आपका आ गया है पहला कंक्लूजन जो हम किसी भी मीडियम में यूनिफॉर्म प्लेन वेव को स्टडी करने के लिए जनरलाइज मैनर में करते हैं। तो अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट विल बी आपका रो बाय 2 अंडर रूट म्यू बाय ई, ओमेगा विल बी बीटा विल बी ओमेगा अंडर रूट म्यू ई। ये जो आपका बीटा का फॉर्मूला है वो आपका जनरलाइज सेम ही रह रहा है, मॉडिफाई हो गया आपका अल्फा, जब आप इससे कंपेयर कर रहे हैं एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। जब भी हम किसी टॉपिक को स्टडी करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में लास्ट मिनट कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए पहले आप सभी केसेस को 1 बाय 1 स्टडी कीजिए, और फिर जब आपका वो टॉपिक ख़त्म हो जाए तो उस टॉपिक के लास्ट में आप 2 पेज की कंक्लूडिंग एज वेल एज कंपैरेटिव समरी ज़रूर से लिखिए कि अगर इस लॉसी डाइलेक्ट्रिक में ये है तो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक में क्या रहा होगा, फ्री स्पेस में क्या रहा होगा। फ्री स्पेस में ये जो आपका म्यू है दैट बिकम्स म्यू नॉट, एप्सिलॉन जो है दैट बिकम्स एप्सिलॉन नॉट। और ये हमने जब कैलकुलेट की थी तो सारे जो स्पेशल केसेस आए थे उन सब को आप 2 पेज की समरी में ज़रूर से लिखें। नोट्स बनाना इटसेल्फ इज़ अ बिग टास्क व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बिकॉज बहुत सारा पढ़ के बहुत सारा समझ लेना और बहुत ही कंसेप्चुअल क्लियरिटी आने के बाद भी
एग्ज़ाम में मिनिमम टाइम में बिना किसी कन्फ्यूज़न के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपके जो पर्सनलाइज्ड शॉर्ट नोट्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से अपनी खुद की मेथडोलॉजी डेवलप कीजिए कि मुझे किस तरीके से 1 बाय 1 इस टॉपिक को कंक्लूड करना है, और कैसे जो मेरी लिस्ट ऑफ फार्मूलाज होगी वो मुझे विद इन सेकेंड्स एक करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करने में मदद करेगी। तो हमारा ये आ गया है लॉसी डाइलेक्ट्रिक के केस में। रुक के इसे आप परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक से बीच बीच में कंपेयर करते रहिए। पहला काम ये हो गया। दूसरा जो हम कंक्लूड करते थे, हम कंक्लूड कर रहे हैं नीटा को। नीटा, ओके, नीटा विल बी, इस केस में आपका जो नीटा है वो एक रियल नंबर ना होकर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो जाएगी, जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाय रू प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू दे रखी हो उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और अब ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो सेकंड आपका जो कंक्लूजन आता है लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे अल्फा जो आपने कैलकुलेट किया है, अल्फा की यूनिट जो थी वो नेपर पर मीटर में है। व्हाट डज इट मीन कि वेव कितनी ट्रेवल करने पर, नेपर में जब आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप ये बताएंगे कि इतने डिस्टेंस पे ये अपना 1/eth पार्ट पर रिड्यूस हो जाती है। 1 नेपर अटेन्यूएशन मीन्स योर wave has been reduced to 1/eth part of the original value। वेव है आपका जो भी सिग्नल है, ठीक है। तो आप इसको अगर रेफरेंस मान के जब अटेन्यूएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसे आप नेपर पर मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बार और बहुत बार आपसे डीबी पर मीटर में अगर आपको ऑप्शंस दिए हैं तो आप 1 नेपर इक्वल्स टू 8.686 डीबी में कैलकुलेट करके भी अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा की दो पॉपुलर यूनिट्स जो हैं वो आपको मिलेगी लिटरेचर में, टेक्स्ट बुक्स में। आप जब जनरल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप नेपर पर मीटर में आपको जो दे रखा है अगर, तो उसको आप डीबी पर मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना सही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अटेन्यूएशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के डिस्कशन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से जुड़ा हुआ, दैट इज लॉस टेंजेंट। ओके, लॉस टेंजेंट। तो लॉस टेंजेंट को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये बहुत बार पूछा जाता है, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, एज वेल एज स्टेटमेंट वाइज। जब लॉसी डाइलेक्ट्रिक को कंसिडर करेंगे तो लॉस टेंजेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा लॉसी डाइलेक्ट्रिक में यूनिफॉर्म प्लेन वेव के लिए लॉस टेंजेंट कैलकुलेट करना। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। हमने क्या जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, कर्ल ऑफ एच विल बी, ओके, हमने इसे पढ़ा था जे प्लस डेल डी बाय डी टी। ओके, और इसी को हमने आगे दूसरे फॉर्म में लिखा था। हमने ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इट मीन्स ऑल दीज टर्म्स आर फॉर द करंट डेंसिटी। इसको हमने डिटेल में लिखा था कर्ल ऑफ एच, यहाँ पे आप स्मॉल एच लिख सकते हैं साइनसोइडल सिग्नल के लिए। ओके, कर्ल ऑफ एच एस विल बी जे सी, दिस इज कंडक्शन करंट डेंसिटी, प्लस ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है डेल डी बाई डी टी, उसे हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो आप एक जनरल फॉर्मूला लिख के अपने डेरिवेशन को आगे मूव करवा सकते हैं, दैट इज टोटल करंट डेंसिटी इन अ साइनसोइडल सिग्नल केस, साइनसोइडल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड केस, जे एस, दिस इज टोटल करंट डेंसिटी विल बी सम ऑफ जे सी प्लस जे डी। ये है कंडक्शन करंट डेंसिटी और ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और ये है आपकी टोटल करंट डेंसिटी। जब आपके यूनिफॉर्म प्लेन वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइनसोइडल, ये जे एस जो है आप इसको भी ऐसे लिखते हैं, जे सी एस, जे डी एस भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप उसे और क्लियरली समझ सकें। जे एस टी लिख, इसे जे टी एस लिख लेते हैं ना, जे टी एस, टोटल करंट डेंसिटी विद द साइनसोइडल वेरिएशन।
कंडक्शन करंट डेंसिटी विद द साइनसोइडल वेरिएशन, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी विद द साइनसोइडल वेरिएशन। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको जब हमने लिखा था यहाँ पे आपने ये देखा, ये वाली जो टर्म थी, ये वाली टर्म कुछ नहीं टोटल करंट डेंसिटी का रिफ्लेक्शन है। हमने क्या लिखा था, जे टी एस विल बी रो ई एस प्लस जे ओमेगा ई एप्सिलॉन एंड ई एस, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंटेशन था। ये क्या है, ये है कंडक्शन करंट डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ओके, जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस से जनरेट होता है। इसी तरीके से हमने इसे लिखा था। यहाँ पे अगर आप इसे देखें, आप अब अगर आप इसे ड्रॉ करते हैं तो आप इसको देखिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अगर आप कंडक्शन करंट डेंसिटी आपकी जो है जे सी एस, ये इस तरह से एक आपका रियल नंबर है और इसका अमाउंट क्या है, रो ई एस, ओके। और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है वो इससे 90 डिग्री पर है, ओके। ये जे ओमेगा ई, अगर आप, ये क्या है आपकी जे डी एस, क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ओमेगा एप्सिलॉन ई एस, जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एस। ये इस तरीके से फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। और आपकी जो टोटल करंट डेंसिटी है, ये आपकी टोटल करंट डेंसिटी आ जाएगी जे टी एस, दैट इज नथिंग बट रो प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एस। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस कंक्लूजन को आगे स्टेटमेंट वाइज लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट लीड्स द कंडक्शन करंट डेंसिटी, ओके, करेक्ट इट। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी लीड्स द कंडक्शन करंट डेंसिटी बाय 90 डिग्री, ओके। एक तो आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये आ जाएगा, ओके। दूसरा आप देखिए कि टोटल करंट डेंसिटी को भी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो है वो लीड कर रही है अगर आप इस एंगल को थीटा कंसिडर करें, ओके। दिस इज द फेजर सम। थीटा कंसिडर करें तो tan of theta is nothing but rho by omega epsilon, ओके। सेकेंड जो आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है वो ये आता है tan of theta is rho by omega epsilon, ओके। यहाँ पे ये जो रेशियो है, ठीक, जे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, सॉरी, कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का जो रेशियो है, ठीक है, ये रो बाय ओमेगा ई, दिस इज डिफाइंड एज द लॉस टेंजेंट for a uniform plane wave that is propagating in a lossy dielectric material। जब एक लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आपकी यूनिफॉर्म प्लेन वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी कंडक्टिविटी ज़ीरो नहीं है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी एप्सिलॉन है। जो वेव आपने लॉन्च की है वो ओमेगा फ्रिक्वेंसी की है और मटेरियल की कंडक्टिविटी रो होने से आपको इतना लॉस टेंजेंट, इस रेशियो को लॉस टेंजेंट बोलते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट से 90 डिग्री फेज लीड के साथ मूव करती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कैपेसिटर में करंट जो है वो उसके पैरेलल में लगे हुए एक रेजिस्टिव एलिमेंट में करंट से 90 डिग्री लीड के साथ फ्लो करती है, ठीक है। अगर आपके पास केवल एक प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट है तो उसमें कंडक्शन करंट फ्लो होगी। कंडक्शन करंट ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो करंट फ्लो होती है, ठीक। और ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एप्सिलॉन है जो एक
परमिटिविटी है, परमिटिविटी किस तरीके से करंट को फेज लीड प्रोवाइड कर रही है, ये आप उससे कोरिलेट करके इसे याद कर सकते हैं, इसे आप मेमोराइज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है। ओके, कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का जो रेशियो है वो लॉस टेंजेंट कहलाता है, और ये डिफाइन करता है कि अगर आपने कैपेसिटर बनाया है तो कैपेसिटर का जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो लॉस टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा। जितना लॉस टेंजेंट हाई होगा उतना ही उस कैपेसिटिव एलिमेंट का जो क्वालिटी फैक्टर है वो कम होगा। क्वालिटी फैक्टर मीन्स कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी, ठीक है ना। कैपेसिटर का क्वालिटी फैक्टर इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं, तो जितना लॉस ज़्यादा उतना ही क्वालिटी फैक्टर कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी 90 डिग्री से लीड करती है कंडक्शन करंट डेंसिटी को, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी टोटल करंट डेंसिटी को थीटा डिग्री से लीड करती है, और tan ऑफ थीटा विल बी रो बाय ओमेगा एप्सिलॉन ई। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि जनरल फिजिकल पैरामीटर्स में लॉस टेंजेंट जो है वो फ्रिक्वेंसी के साथ ज़्यादा वेरी नहीं करता। लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में अगर आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो लीनियरली नहीं, लेकिन उसके साथ कुछ डिग्री के साथ कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाती है, और ओवरऑल लॉस टेंजेंट इज कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट और अ फिक्स फिनोमेना एसोसिएटेड विद अ लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो आपका जो क्वालिटी फैक्टर है, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ कैपेसिटर is reciprocal of 1 by loss tangent। ओके, किसी भी आपने जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से आपने कैपेसिटर, जो हम जनरली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं, दे आर नॉट अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दे कंसिस्ट ऑफ सम लॉसेस, एंड बिकॉज ऑफ सम डिग्री ऑफ कंडक्टिविटी देयर विल बी सम लॉस, और ये लॉस टेंजेंट क्या होगी, ये बहुत बार पूछा जाता है। इनमें फेजर डिफरेंस कितना होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। क्या अल्फा और बीटा की क्वांटिटी होगी, किस तरह से उसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है, फॉर्मूला वाइज भी आपसे। ये जो आज का डिस्कशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द यूनिट यूनिफॉर्म प्लेन वेव। यूनिफॉर्म प्लेन वेव के यूनिट में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली बार बार रिपीटेडली पूछा जा सकता है, इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। तो हम अपने ये जो डिस्कशन है जिसमें हम डिफरेंट मटेरियल्स को कंसिडर करते हुए कंक्लूजन निकाल रहे हैं, उस पे बेस किस तरह से न्यूमेरिकल बनेंगे उनको भी हम अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। एज वेल एज यूनिफॉर्म प्लेन वेव को हम एक परफेक्ट कंडक्टर, और परफेक्ट कंडक्टर के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है दैट इज़ स्किन इफेक्ट, उसको भी हम अपने अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।